आज की भीगी भीगी बरसात और तुमसे बात करना मुझे सदियों तक याद रहेगा। कहते हैं ना कि जब इंसान जज्बातों में बहकर कभी कभी इतना भावुक हो जाता है कि खुद के लिए जो रास्ते बनाता है उस पर कितना चल पाएगा वो उसे खुद भी नहीं मालूम होता है। तुम्हारा उस दिन गुस्से में कैंटीन से बाहर निकल जाना मुझे अंदर तक झकझोर गया था। मैं चाहता था कि तुम्हें रोक लूं, तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, तुमसे कह दूं कि रुक जाओ दीप्ति, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मगर मेरे अंदर के पुरुष ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। कैसे कह दूं कि तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद का नहीं रहा। कैसे कह दूं कि अब सुबह सुबह मुझे शरारत करके जगाने वाला अब कोई नहीं है। कैसे कह दूं कि सुबह सुबह अब मुझे चाय देने वाला कोई नहीं है। कैसे कह दूं कि तुम्हारे जाने के बाद बिखर सा गया हूँ। कैसे कह दूं कि लोग मुझसे पूछते तुम्हारे बारे में और मेरे पास जवाब नहीं होता उनके सवालों का। कॉलेज से लेकर अब तक तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया मेरी ज़िंदगी में। तुम्ही से इश्क और तुम्ही से शादी मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। आखिर तुम भी तो यही चाहती थी, मेरी छोटी सी नौकरी और तुम्हारी बड़ी सी नौकरी। कभी भी हम दोनों के दरमियान दीवार नहीं बनी। ना ही मेरे माँ बाप ने कभी कोई ऐतराज़ किया और ना ही हम दोनों ने समाज की परवाह की। हम गैर बिरादरी के जरूर थे, मगर हम दोनों में कभी जाति पाति को लेकर कोई बात नहीं हुई। ना कभी तुमने मुझसे कोई शिकायत की और ना मैंने कभी तुमसे शिकायत की। तुम्हें याद है ना, जब तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी तो मेरा हाथ थाम कर कहा था, आज से हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ और जब जाऊँगी तो दुनिया से। और कहते कहते मैंने तुम्हारे होठों को अपने लबों से चुप करा दिया था। फिर ऐसा क्या था जो तुमने मुझे तलाक की नोटिस भेज दी, वो भी मुझे बताए बगैर। और मैं भी कितना पागल था, तुम्हारी खुशी के लिए हस्ताक्षर भी कर दिए। दरअसल मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। तुम्हें याद है ना, जब कॉलेज की प्रैक्टिकल फीस जमा ना कर पाने के कारण तुम कितनी उदास रहा करती थी और मैंने अपनी कोचिंग की फ़ीस तुम्हारे प्रैक्टिकल के लिए डिपॉजिट कर दी थी बगैर तुमसे बताए। शायद तुम्हारे नज़दीक आने का सबसे अच्छा टाइम वही था। और जब तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हारी प्रैक्टिकल फ़ीस जमा की है तो तुमने मुझे कितने प्यार से देखा था और मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोला था। वो मुस्कुराहट मैं आज भी नहीं भुला पाया। ये बात और थी कि मैं उस दिन के बाद कोचिंग कभी नहीं जा पाया। सच कहूँ तो वो मेरी हसीन ज़िंदगी और सपनों की पहली सीढ़ी थी, जिससे चढ़कर हम दोनों ने नई कामयाबी और मोहब्बत की दास्तां लिखी थी। तुमने मुझसे तलाक तो ले लिया, मगर मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहोगी। तुम मेरी पहली चाहत, पहली मोहब्बत थी और आखिरी ख्वाहिश रहोगी। हो सके तो लौट आओ फिर से मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर। ज़िंदगी उस कैनवास की सीट की तरह होती है जिस पर इंसान जो चाहे रंग भर सकता है, मगर जब नियति को कुछ और मंजूर होता है तो वो पेंटिंग अधूरी ही रह जाती है। दीप्ति मेरी ज़िंदगी का वो सच थी जो न तो मैं भुला सकता था और ना ही मिटा सकता था। बस उसकी यादें अब भी मेरे पास थी जो मुझे जिंदा रखती थी। और ये कड़वा सच था कि वही यादें मेरे जीने का सहारा भी थी। कॉलेज का पहला दिन और मेरी पहली क्लास, उसकी दूसरी बेंच और मेरी पहली। बार बार मुड़कर देखना मेरी आदत बन गई और दीप्ति मेरे प्रति लापरवाह, उसे पता ही नहीं था कि मैं उसे बार बार मुड़कर देखता हूँ। ये सिलसिला महीनों चला। बॉटनी की क्लास और उसका मुस्कुराकर क्लास में आना मेरे मन को व्याकुल कर देता था। मध्यम परिवार की दीप्ति और निम्न परिवार का मैं, बहुत सामाजिक असमानता थी हम दोनों में, मगर कुछ तो था जो हम दोनों में समान था और वो था दोनों का सरल और सहज व्यक्तित्व। दीप्ति का बस स्टॉप पर इंतजार करना और मेरा उसके बगल में खड़ा होना बदस्तूर जारी रहा, मगर दीप्ति इस बात से बेखबर थी कि उसे कोई दिलो जान से चाहने वाला उसका रोज कॉलेज से लेकर बस स्टॉप तक पीछा करता है, उसकी परवाह करता है। कहते हैं कि ज़िंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है। ये बात और है कि जो उसे पकड़ता है वो उसी के संग हो जाती है। मैं भी ज़िंदगी को पकड़ना चाहता था, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता था। यही कारण था कि कॉलेज से लौटने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता और केमिस्ट्री की अपनी खुद की कोचिंग करता। रोज़ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना और लेट नाइट सोना मेरी आदत बन गई थी।
मगर क्लास के लिए कभी लेट नहीं हुआ। दीप्ति जब भी कॉलेज नहीं आती ऐसा लगता जैसे कॉलेज का हर फूल मुरझाने को है। दीप्ति को फूलों से बहुत प्यार था। बॉटनी की क्लास में हर्बेरियम बनाकर वो जब लाती थी तो उसके फूलों का चुनाव बहुत अलग होता था और शायद इसीलिए क्लास की सभी टीचर्स उसे बहुत प्यार करती थी। वो पढ़ने में जितनी तेज थी उतनी ही सहज और सरल व्यवहार की भी थी और इसीलिए वो सबकी चहेती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया हम दोनों में आँख मिचौली करते हुए। अब दीप्ति को ये मालूम हो गया कि मैं उसे लेकर गंभीर हूँ, मगर अब तक ना मैंने बात की थी और ना ही दीप्ति ने। दीप्ति की एक सहेली रिया जब प्रैक्टिकल लैब में थी तो उसने ही मुझसे पूछ लिया, क्या तुम दीप्ति को लाइक करते हो? उसका इस तरह से अचानक पूछना मुझे बहुत देर के लिए हैरत में डाल गया, मगर थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करके मैंने हाँ बोल दिया। रिया का मुझसे पूछना और फिर दीप्ति को पता हो जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं था। मुझे बहुत दिनों बाद ये जानकारी मिली थी कि मेरा दीप्ति को चाहना पूरा कॉलेज जानता था। खैर वैसे भी मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे बारे में कौन जानता है कौन नहीं। बस दीप्ति जान गई थी इस बात की खुशी थी मुझे। कॉलेज में बॉटनी टूर पर जाना था, लिहाजा सबको चंदे के रूप में 1500 रुपये देने को कहा गया। लड़कियों की तरफ से दीप्ति को कहा गया चंदा कलेक्ट करने के लिए और लड़कों की तरफ से अशोक को। मगर जब अशोक ने कलेक्ट करने से मना कर दिया तो दीप्ति को ही ये जिम्मेदारी मिल गई कि वो लड़कों का भी चंदा कलेक्ट करे। भारतीय यूनिवर्सिटी हो या विदेशी, दोनों में ही पढ़ाई के दौरान सब्जेक्ट से संबंधित जगहों, स्मारकों या फिर संग्रहालयों में विद्यार्थियों को भ्रमण करवाना चाहिए। इससे स्टूडेंट में बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। जब लड़कियों से चंदा कलेक्ट करके दीप्ति लड़कों से चंदा कलेक्ट करने आई तो सबसे पहले उसने मुझसे ही कहा। दीप्ति का मुझसे थोड़ी सी ही सही मगर उसका मुझे मुखातिब होकर बात करना मेरे लिए स्वप्न जैसा था। मैंने बगैर कुछ सोचे ही मेरे पर्स में रखे पैसे जो मैंने चंदे के लिए संभाल कर रखा था दीप्ति की तरफ मुस्कुरा कर बढ़ा दिया। जिंदगी इंसान को सच में कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां खुशियां बाहें फैलाएं आपका इंतजार कर रही होती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था। दीप्ति का सबसे पहले मुझसे चंदा लेना मेरे लिए बातचीत का जरिया होने वाली थी। जब मैंने दीप्ति को 1500 रुपये अपनी पुरानी पर्स से निकाल कर दिए तो दीप्ति मेरे चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उसका मुझे ध्यान से देखना मुझे अंदर तक सुकून दे गया। खामोशी दीप्ति ने ही तोड़ी। थैंक यू, दीप्ति ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मोस्ट वेलकम दीप्ति, मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया। बदले में दीप्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब क्लास के सारे स्टूडेंट का पैसा कलेक्ट हो गया तो टीचर्स और स्टूडेंट की मीटिंग हुई जिसमें यूपी के हिस्टोरिकल प्लेस को प्राथमिकता दी गई। मार्च का प्रथम सप्ताह में आगरा और फतेहपुर सीकरी को टूर के लिए रखा गया। सुबह जब कॉलेज गेट पर बस आकर खड़ी हुई तो सारे लड़के लड़कियां अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। कुछ लोगों ने घर से बड़ा बड़ा टिफ़िन पैक करवा लिया था तो कुछ ने फास्ट फूड के बहुत सारे पैकेट ले रखे थे। मैं रूम लेकर रहता था तो मैं कुछ खास नहीं ले पाया, मगर माँ के हाथ के बने हुए चावल और तिल के लड्डू जो पिछले सप्ताह घर से लाया था वो मैंने 5-6 रख लिए थे। साथ ही ट्यूशन से मिले कुछ पैसे भी। मैं लेट पहुंचा था इसीलिए मुझे अंतिम की सीट मिली। दीप्ति अभी तक नहीं आई थी, सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद क्लास टीचर ने दीप्ति को फ़ोन किया तो उसने रिसीव नहीं किया। तकरीबन 5 मिनट बाद दीप्ति रिक्शे से कॉलेज पहुंची। उसके पहुंचते ही सारे स्टूडेंट की नज़र दीप्ति पर और क्लास टीचर्स के सवाल। फिर भी उसने मुस्कुराकर सबसे माफ़ी मांगी और सबका रिप्लाई भी दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी, उस दिन दीप्ति को मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठना पड़ा। उसके बगल में रिया और फिर बॉटनी की मैम बस अपने तेज रफ्तार से चली जा रही थी। हल्की हल्की सी सर्दी थी, फिर भी लड़के और लड़कियां अपने शौक़ पूरे करके आए थे। सब ने अपने मनपसंद कपड़े पहन रखे थे। अक्सर ऐसा होता है कि कॉलेज और रोज़ रोज़ के कपड़े से उबकर जब स्टूडेंट को ऐसा मौका मिले जहां उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो उनका अंदाज ही फिल्मी हो जाता है। यहाँ भी यही था, पूरी बस फिल्मी हो चली थी। क्लास टीचर्स जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों थे
आज वो भी स्टूडेंट की ही तरह थे। आज कोई भी ऊंच नीच और छोटा बड़ा नहीं था। आज सब एक जैसे थे। रास्ते में कुछ लड़के और लड़कियों ने आपस में अंताक्षरी भी शुरू कर दिया था, मगर एक मैं था जो इन सब से अनजान बेखबर अपनी ही दुनिया में गुम था। कभी मन ही मन दीप्ति को सोचकर मुस्कुरा देता, कभी दीप्ति को देखने के बहाने खिड़की की तरफ देखता, तो कभी बस के धक्के से दीप्ति का स्पर्श मेरे मन को गजब का सुकून दे जाता। प्यार क्या होता है ये मैंने दीप्ति को देखकर जाना। कैसे दीप्ति को देखे बगैर मन कितना उदास हो जाता था। चेहरे की रौनक और आंखों की चमक फीकी हो जाती थी। जब दीप्ति की एक झलक मिल जाती तो छुई मुई के पौधे की तरह फिर से जान आ जाती। कैसे कहूँ कि दीप्ति अब मेरी खुशी, मेरी सफलता बन गई थी। सच में प्यार दुनिया का वो सबसे हसीन एहसास है जिसे मैं परिभाषित भी करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँ। यशपाल, क्या सोच रहे हो? अचानक से दीप्ति ने मुझे पुकारा। मैं अपने आप से बाहर आया, हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं दीप्ति, बस अपने फ्यूचर की तलाश में बहुत दूर चला गया था। मैंने गंभीर होते हुए कहा। अच्छा, हाँ, तो मिला क्या आपका फ्यूचर? दीप्ति ने मुस्कुरा कर पूछा। तलाश करते करते बहुत दूर आ गया हूँ, परंतु कर्म करना मेरा फर्ज है और फल देना ऊपर वाले का काम है। मेरी बात को काटते हुए दीप्ति ने कहा, नहीं। फिर मैंने लापरवाही से कहा, क्यों? उसने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि मेरा फ्यूचर भगवान के हाथ में नहीं है, बल्कि किसी इंसान के हाथ में है। कहते कहते मैं गंभीर हो गया था। अच्छा, ऐसा है? उसने मुस्कुरा के कहा। हाँ, ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया। वो खुद में सोचने लगी और फिर जाने कहाँ खो गई। दोपहर के 12 बजने वाले थे और सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए जिद करने लगे। ड्राइवर ने बस को एक रेस्तरां के सामने रोका तो सारे स्टूडेंट बस से उतरने लगे। मैं अपनी ही सीट पर बैठा रहा खामोश। दीप्ति भी बैठी रही, वो भी नहीं गई। रिया हम दोनों को छोड़कर बस से नीचे उतर गई। अब दीप्ति और मैं ही बस में रह गए, मगर मुझे लगा ये अच्छा नहीं है। मैं खड़ा हुआ और दीप्ति का हाथ हल्के से छुआ तो वो चौंक गई, जैसे मैंने उसे किसी ख्वाब से जगा दिया हो। दीप्ति, लंच कर लो, मैंने कहा, पर वो कुछ नहीं बोली और बस से नीचे उतर गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बस से नीचे उतर गया। सारे स्टूडेंट अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर करके टेबल पर बैठे गप्पे मार रहे थे। मैंने दीप्ति से पूछा, क्या खाओगी दीप्ति? जो चाहे मंगवा लो। मैंने 2 कॉफ़ी और 2 समोसे ऑर्डर किए, जो थोड़ी देर में टेबल पर आ गई। दीप्ति को चाय पसंद नहीं थी, वो कॉफ़ी पीती थी। ये बात कॉलेज के कैंटीन में मैंने रिया और दीप्ति को बातें करते हुए सुनी थी, इसीलिए मैंने कॉफ़ी ही मंगवाई। हम कॉफ़ी और समोसे का मज़ा ले रहे थे और मैं दीप्ति को देख रहा था, उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सच में दीप्ति की आंखें बिल्कुल झील सी, बहुत ही गहरी, एकदम शांत। पहली बार दीप्ति को इतने करीब से मैंने देखा था, उसे निहारा था। मुझे एक ऐसा सुकून मिल रहा था जिसे मैं एहसास करके खुद में जी रहा था। और दीप्ति इन सब बातों से बेखबर कॉफ़ी में डूबी थी, मगर बिल्कुल शांत, शायद दीप्ति को सोच रही थी। लगभग 30 मिनट बाद बस वहाँ से रवाना हुई। दीप्ति अब भी खामोश थी। वेटर को बिल मैंने ही दिया। दीप्ति ने मना भी नहीं किया और मुझे उसका बिल देना बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम आगरा के करीब पहुँचने वाले थे। शाम के 5 बज रहे थे। सारे स्टूडेंट ने कहा कि पहले वो होटल जाएंगे, आराम करेंगे, फिर कल सुबह फतेहपुर सीकरी के लिए निकलेंगे, और ऐसा ही हुआ। टीचर्स ने भी यही ठीक समझा, लिहाजा बस को आगरा के एक अच्छे होटल में ले चलने के लिए ड्राइवर से बोला। होटल पहुंचकर सारे लोगों ने यह निर्णय लिया कि 2 हॉल बुक करा लिए जाएं, जिसमें एक हॉल में लड़के और दूसरे हॉल में लड़कियां रहेंगी। सारे लड़के और लड़कियों ने ऐसा ही किया, मगर रात के डिनर के समय डिनर हॉल में सब एक साथ आए। मैंने लोवर टी शर्ट और उस पर एक हल्की जैकेट पहन रखी थी और दीप्ति ने रेड कलर का पंजाबी पटियाला सूट और एक शॉल को फोल्ड करके कंधे पर रखा हुआ था। दीप्ति मेरी ही टेबल के सामने चेयर पर आकर बैठ गई। मैंने फिर दीप्ति से उसकी पसंद पूछी, मगर इस बार भी उसने मेरी ही पसंद पर छोड़ दिया। मैंने मिक्स वेज और रोटियां ऑर्डर की। दीप्ति अब कुछ फ्रेश लग रही थी, हल्की गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में काजल। सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सादगी में भी खूबसूरत, और यही मुझे दीप्ति के और करीब ले जा रहा था। डिनर खत्म हुआ, मगर हम लोगों ने कोई बात नहीं की, बस खाते ही रहे। कभी कभी कुछ और लेने के बहाने से मैं दीप्ति से पूछ लेता,
लेकिन उसने अपने मन से कुछ नहीं बोला। जब डिनर खत्म हुआ तो सबने अपना अपना बिल पे किया और मैंने हम दोनों का बिल पे किया। इस बार भी दीप्ति ने कुछ नहीं कहा। सब अपने अपने हॉल में सोने जाने लगे थे। दीप्ति ने मेरी तरफ देखा और बोला, सर्दी है, स्वेटर पहन कर सोना। हाँ थैंक यू, मैंने कहा। वो कुछ नहीं बोली और चली गई। रात भर मैं सोचता रहा, कभी दीप्ति तो कभी अपने रूम पार्टनर की बातें, तो कभी अपने दोस्त अशोक की, तो कभी अपने गांव के बारे में, अपनी माँ के बारे में। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो सब फ्रेश होकर तैयार हो रहे थे। मैं भी फ्रेश होकर तैयार हुआ। 7 बजे सब ब्रेकफास्ट करके बस में बैठ गए थे। बस फतेहपुर सीकरी पहुंच चुकी थी। सारे स्टूडेंट टीचर्स के साथ अकबर के पंचमहल में पहुंच चुके थे। अकबर का विशाल शयन कक्ष देखकर सब विस्मित हो गए थे। जब हम बुलंद दरवाज़ा देखने गए तो आंखें खुली की खुली रह गईं। सच कहूँ तो फतेहपुर सीकरी की हर वो इमारत जो मुग़ल कालीन थी, सभी बहुत ही खूबसूरत और रहस्य से भरी थी। सबके पीछे का कुछ न कुछ इतिहास ज़रूर है। जब हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी को अच्छे से अवलोकन कर लिया तो सबने कहा कि लंच कर लिया जाए। घूमते घूमते सब बहुत ही थक गए थे। मुझे भी बहुत भूख लगी थी। सारे लोग पास के ही ढाबे पर गए और अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बनवाने लगे। इस बार फिर दीप्ति ने मेरी ही पसंद पर करेले की सब्जी और रोटियों से पेट भरा। लंच करके हम सब आगरा के लिए निकले, मगर दीप्ति को बस में बैठे रहने से चक्कर आने लगे, तो कुछ देर के लिए बस को रास्ते में रोक दिया गया। फर्स्ट एड के बाद जब दीप्ति को कुछ आराम महसूस हुआ तो हम दोपहर के 2 बजे आगरा पहुंच चुके थे। सच कहूँ तो शाहजहां ने जिस ताज को अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, वो एक दिन प्यार का प्रतीक के रूप में जाना जाएगा, ये शाहजहां को भी नहीं मालूम था। पहली बार हमने ताज का दीदार किया था, और वो भी दीप्ति के साथ। सारे स्टूडेंट अपने अपने फ्रेंड के साथ सेल्फी ले रहे थे। मैंने भी दीप्ति के साथ कई फ़ोटो लिए। आज जब भी उन तस्वीरों को मैं देखता हूँ तो वो पल, वो लम्हे फिर से जहन में ताज़ा हो जाते हैं। शाम को काफ़ी लेट हो गया जब हम लोग होटल पहुँचे। आज हमें यहाँ से जाना था। किसी तरह हम सब अपना अपना सामान पैक किए और फिर वापस बस में आकर बैठ गए वापस आने के लिए। दीप्ति मेरे ही साथ थी, मगर बगैर कोई एक्स्ट्रा बात किए। जब रात काफ़ी हो गई तो सब अपनी ही सीट पर सो गए। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लिहाजा मैं जग रहा था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम इतने करीब होंगे। दीप्ति को नींद आ गई थी, वो मेरे कंधे पर सिर टिकाकर सो गई। ये खूबसूरत पल फिर कभी आएगा या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन जितना भी टाइम दीप्ति के साथ मिला मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने कहा था ना कि कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहाँ खुशियाँ बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रही होती हैं। फ़िलहाल कुछ दिन मेरे ऐसे ही गुजरने वाले थे दीप्ति के साथ। बस जब हमारे शहर पहुंची तो दीप्ति अभी भी मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर चैन से सो रही थी, और मैं सारी रात उसकी छुअन से अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस कर रहा था। दीप्ति को मैंने हौले से जगाया तो वो बिना मन के जग तो गई, मगर नींद उसकी आंखों में अब भी नहीं गई थी। और इस आधे नशे में दीप्ति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी जुल्फ़ों का बार बार उसके चेहरे पर आना और उसे वो बार बार हटाती, मैं उसे ही देख रहा था। पर वो इन सब से अनजान बस की सीढ़ियों में मंद मंद कदमों से नीचे उतर रही थी। हम सभी अपने अपने घर जाने वाले थे। दीप्ति और हम टैक्सी स्टैंड तक साथ साथ गए और फिर अलग अलग टैक्सी से अपने अपने घर और मैं अपने रूम पर। फाइनल ईयर के जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो दीप्ति से मैंने मिलने के लिए कहा, क्योंकि मैं अपने गांव जाने वाला था और फिर कब आना होगा ये मुझे भी नहीं मालूम था। मैं पहले से ही वहां पहुंच चुका था और दीप्ति का इंतज़ार कर रहा था। दीप्ति आई, मगर वो अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत खामोश थी। मेरे सामने वाली सीट पर वो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी रही। मैंने आहिस्ता से दीप्ति का हाथ अपने हाथों में लिया तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर आंसुओं की 2 बूंदें उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गई। मेरा भी दिल भर आया और फिर बगैर किसी की परवाह किए ही मैंने दीप्ति की आंखों को चूम लिया। सच कहूँ तो किसी से जुदाई का आलम बहुत अखरता है। दिल चाहता है कि उसे रोक लूँ, अपने पास रख लूँ, मगर ऐसा कहाँ होता है। बस आंसुओं को अपने पलकों में बंद कर लेना ही अच्छा था। पिता का सपना और माँ की ज़रूरतों का भी ध्यान देना था,
लिहाजा मैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। मगर एक पल के लिए मैंने कभी भी दीप्ति की यादों को खुद से अलग नहीं होने दिया। दीप्ति को मुझसे पहले जॉब मिली, वो पहले ही प्रयास में एसडीएम के पद पर चयनित हुई और मैं 1 साल बाद लेक्चरर के पद पर चयनित हुआ। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, हर किसी को समय की कद्र करनी चाहिए, और जिसने कद्र नहीं किया वो गर्त में समा गया। समय की तेज रफ्तार में हम दोनों ही अनुकूल थे और प्रयास था कि साथ साथ चल सके। एक दिन जब मैंने दीप्ति से कहा कि दीप्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो दीप्ति ने खुशी खुशी हामी भर दी। हम दोनों समाज के उन दकियानूसी बातों को दरकिनार करते हुए परिणय सूत्र में बंध गए, जहाँ ना कोई धर्म का बंधन था, ना कोई जाति का बंधन, बस प्यार और प्यार का बंधन था। हमारी शादी को 1 साल हो गए थे। हम बहुत खुश थे। हमने अपने बीच कभी भी नौकरी को आने नहीं दिया। सच कहूँ तो दीप्ति को कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई। मुझे याद है जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दीप्ति कितने प्यार से मेरी तरफ देखकर शर्मा गई थी। कुछ दिन पहले जब दीप्ति ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र वाराणसी हो गया, तो मैं परेशान हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं उसके बिन अधूरा हूँ। कैसे जीऊँगा, कैसे रहूँगा उसके बिन। दीप्ति के वाराणसी जाते ही 1 सप्ताह बाद ही उसने मुझे तलाक के कागजात भेज दिए। पेपर देखा तो मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ऐसा लगा कि मेरी धड़कनें मेरा साथ नहीं दे रही हैं। और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो शाम को 6 बज रहे थे। मैंने दीप्ति को कई बार कॉल किया, मगर दीप्ति ने एक बार भी कॉल पिकअप नहीं किया। दीप्ति का मुझसे तलाक लेना मुझे समझ नहीं आया, और ख़ासकर ऐसे समय पर जब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बचपन में जब मैंने रामायण के एक दृश्य में माता सीता को जब पेट से थी तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया, उस सीन को देखकर मैं बहुत रोया था। दीप्ति ने मुझे ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मुझे जिंदगी टुकड़ों में बिखरती नजर आ रही थी। अगले दिन जब दीप्ति से मिलने मैं वाराणसी गया तो दीप्ति घर पर नहीं थी। गार्ड ने मुझे बताया कि मैडम दौरे पर गई हैं। मैंने फिर दीप्ति को कॉल किया और फिर कोई जवाब नहीं मिला, तो मैं वहीं लॉन में लगी बेंच पर बैठ गया। शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास दीप्ति घर पर आई, तो मैं खुद ही दीप्ति के पास पहुंचा, तो दीप्ति ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कॉलेज के दिनों में जब दीप्ति मुझे नहीं देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा सा है, कुछ कमी सी है, और सारा दिन बेचैन रहता था। मगर आज दीप्ति को मुझसे दूर हुए 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया था। ना कोई फ़ोन, ना कोई बात, बस सीधा तलाक का कागज़ भेज दिया और ये भी नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी। आखिर मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही थी। नौकर अंदर आया और बोला, मैडम जी चाय बना दूं क्या? तो दीप्ति ने उसे मना कर दिया और खुद दीप्ति किचन में जाकर चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद दीप्ति हाथ में चाय का कप लिए मेरी तरफ आई और बगैर कुछ बोले ही चाय का प्याला मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने दीप्ति की तरफ देखा तो बरबस ही मेरी आंखें भर आईं। यकीन नहीं होता कि तुम इतना बदल जाओगी दीप्ति, मैंने रूंधे गले से कहा। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या गलती थी मेरी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो? कहते कहते मैं रोने लगा। काफ़ी देर तक मैं यूं ही रोता रहा, मगर दीप्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे स्वाभिमान ने मुझे वहां बैठने की इजाज़त नहीं दी और मैंने तलाक का पेपर निकाला और साइन करके वहीं रखकर बाहर निकल गया। जिंदगी सच में बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। कभी मुश्किलों से लड़ना तो कभी खुद को वातावरण के अनुसार ढालना सिखाती है। मैंने भी इंसान के बनाए सामाजिक परिवेश में खुद को ढाल लिया था। बगैर किसी बात के मुस्कुराना और हंसना सीख लिया था। बगैर मन के लोगों के बीच में खुद को व्यस्त रखना और घुल मिल जाना अब सीख चुका था। दीप्ति से अलग हुए आज 20 साल हो गए। इन 20 सालों में हमने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि दीप्ति की तस्वीर से बातें करते करते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। जिंदगी के इस पड़ाव पर हर कदम पर खुद को मजबूत पाया। दीप्ति का मेरी जिंदगी से जाना मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैं कतरा कतरा बिखर चुका था, मगर कब तक मैं ऐसा दुख भरा और हताशा भरा जीवन जीता? क्या मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म होने वाली थी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। आखिर जीवन मेरा है, मुझे इसे जीना है और खुद को मैंने समझाया और मजबूत कर लिया।
मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। अब मेरी दिनचर्या बदल चुकी थी। जहाँ पहले मैं दीप्ति की यादों के बीच खुद को कमरे में बंद कर लेता था, वहीं आज मैं टाइम से सुबह उठने के बाद जॉगिंग करना, योगा करना और लौटते वक्त मंदिर जाना मेरी रोज़ की दिनचर्या में शामिल था। खुद ही सुबह का नाश्ता तैयार करना और फिर टाइम से ऑफिस जाना। इधर बीच मैंने एक और पार्ट टाइम शौक पाल लिया था। वो था असहाय स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव क्लास चलाना। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटता तो अपनी कोचिंग जाता, वहाँ 2 घंटे पढ़ाता और स्टूडेंट के बीच खुद को व्यस्त रखता। मैंने अपनी कोचिंग का नाम दीप्ति स्टडी पॉइंट रखा था, जिसने पिछले 3 सालों में विभिन्न विभागों में 100 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए थे और बहुत कम समय में हमारी कोचिंग फेमस हो गई। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं थी। जो भी स्टूडेंट यहाँ स्टडी करने आता, उससे एक एग्रीमेंट करवाया जाता था कि उसका सिलेक्शन होने के बाद जब वो नौकरी करने लगेगा तो अपनी सैलरी का 10% प्रति माह कोचिंग के परिचालन हेतु 5 वर्ष तक देगा। और स्टूडेंट आसानी से मान जाते थे, क्योंकि पहले उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। शुरू में आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले छात्र छात्राएं ही आते थे, परंतु बाद में सभी वर्गों से स्टूडेंट आने लगे थे। इस तरह से मेरी कोचिंग चल निकली थी। मेरी कोचिंग में मेरे सिवा 2 और टीचर थे, एक मैथ की टीचर मिस रिया और दूसरे इंग्लिश के टीचर दीपक। इन सब के बीच एक राधिका काकी थी, जो कोचिंग की साफ सफाई की व्यवस्था देखती थी। सच कहूँ तो राधिका काकी को मैंने कभी स्टाफ की नज़र से देखा नहीं, बल्कि उन्हें हम सब अपना अभिभावक मानते थे। और राधिका काकी ने भी कभी खुद को स्टाफ नहीं समझा। वो हमेशा हम सबको अच्छी बातें ही बताया करती थी, बिल्कुल एक अभिभावक की तरह। एक दिन मैं कोचिंग के कार्यालय में बैठा इतिहास की कुछ तारीखों को अंडरलाइन कर रहा था। तभी राधिका काकी की आवाज़ आई, बेटा कोई आपसे मिलने आया है। ठीक है काकी, भेज दीजिए कहकर मैं फिर से अपने आप में व्यस्त हो गया। एक्सक्यूज मी सर, किसी लड़के की आवाज़ थी। मैंने सिर उठा के देखा तो एक 20-21 साल का नवयुवक, जिसके लंबे घने बाल आकर्षक चेहरा कंधे पर एक हल्का बैग लिए दरवाजे पर खड़ा था। ओ यस प्लीज़ कम, मैंने हड़बड़ा के कहा। थैंक यू सर, उसने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। जी कहिए क्या बात है, मैंने पूछा। सर मेरा नाम रोहन है, मुझे भी कोचिंग करना है। सर मैंने यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स तैयार किया हुआ है, बस सही मार्गदर्शन के साथ आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने एक सांस में कह डाला। हाँ तो बिल्कुल करिए, यहाँ के रूल्स तो आपको पता ही होगा। मैंने उससे कहा जी थैंक यू सर। फिर मैंने उसे पूरा रूल्स समझाया और नेक्स्ट वीक शुरू होने वाले नए बैच में एडमिशन कर लिया। अच्छा सर प्रणाम, अब मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, कहते हुए वो मेरे पैरों को झुककर छू लिया और फिर अनायास ही मेरा दायां हाथ उसके सिर पर रख उठा। आमतौर पर आज के युग में ऐसा नहीं होता है। आज के युग में बच्चों को संस्कार की पाठशाला समझ नहीं आती। आधुनिक युग में छात्र अपना नैतिक कर्तव्य भी भूलता जा रहा है। मगर इस लड़के से मिलकर ऐसा लगा कि अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीक का जब नया बैच स्टार्ट हुआ तो पहली क्लास मेरी ही थी। दीप्ति स्टडी पॉइंट में हिस्ट्री की प्रॉपर क्लास मैं शुरू से ही लेता आया हूँ। चूँकि नया बैच होता है तो पहले ही क्लास में स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और स्टूडेंट के सपनों और तैयारी के बीच का अंतर भी समझ आ जाता है। उस दिन हिस्ट्री की पहली क्लास जब मैंने बारी बारी से सबका इंट्रो लिया तो ये मालूम हुआ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पारिवारिक इतिहास में कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। ऐसे में उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके यहाँ 1 या 2 सरकारी नौकरी थी, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि वो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सके। ऐसे में केवल कोचिंग संस्थान ही ऐसे होते हैं जहाँ स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान होता है। रोहन बहुत ही निडर और साहसिक नवयुवक था। वो जितना मिलनसार था उतना ही अपने लक्ष्य के प्रति सजग भी था। 3 घंटे की क्लास में मैंने कभी भी रोहन को फालतू की बकबक करते नहीं देखा था। सारे क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसका सर्वर मेरे कार्यालय में था। मैं वहीं से सारे स्टूडेंट और टीचर्स की गतिविधियां देखता था। यूपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका था और स्टूडेंट की तैयारी और गहरी हो चुकी थी। और इसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बुखार आ गया था। स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी रात रात भर जाग कर पढ़ता था।
पिछले 3 दिन से मैंने कोचिंग की जिम्मेदारी रिया मैम को सौंप दी थी। राधिका काकी को सब कुछ समझा दिया था। दोपहर को जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर था। मैंने फ़ोन पिकअप किया तो उधर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। सर, मैं रोहन बोल रहा हूँ, कैसी तबीयत है आपकी? अरे रोहन! रोहन की आवाज़ सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। सर, मैं आपके घर आ रहा हूँ अभी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, रोहन ने फ़ोन काट दिया। अगले 1 घंटे बाद रोहन मेरे कमरे पर था, हाथ में एक बड़ी टिफ़िन और कुछ फ्रूट्स। अरे रोहन, इस सब की क्या ज़रूरत थी? मैंने आश्चर्य से कहा। कुछ नहीं सर, आपकी तबीयत जब तक खराब है मैं यहीं रहूँगा, आपका ख्याल रखूँगा। वो जिद पर अड़ गया और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाया। अब रोहन मुझे रोज़ ऑफिस से पिकअप करके कोचिंग छोड़ता और खुद कोचिंग पढ़ता। शाम को मुझे मेरे रूम पर छोड़ता और फिर 1 घंटे बाद मेरे लिए खाना लेकर आता। अगले महीने यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला था और रोहन मेरी देख रेख में व्यस्त था। ऐसे में वो ठीक से अपनी स्टडी नहीं कर पा रहा था। मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था और हुआ भी ऐसा ही। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था, मगर रोहन का मेरे ठीक होने के बाद भी मुझे वैसे ही वो ऑफिस से पिकअप करता और कोचिंग छोड़ता, खुद कोचिंग पढ़ता और फिर मुझे रूम पर छोड़ता। रोहन और मेरे बीच एक अनजाना ही सही मगर बहुत गहरा रिश्ता बन चुका था। मेरी जिंदगी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। वो रोहन के आने के बाद एक नई ऊर्जा से भर गई थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। कुछ पुराने छूटे तो कुछ नए मिल गए थे। और ये जिंदगी का कड़वा सच भी है। जिंदगी की स्पीड अपने स्वभाव पर रहती है और इंसान इस दौड़ में कहाँ तक दौड़ता है ये समय पर निर्भर करता है। रोहन ने यूपीएससी प्री और मेंस दोनों अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लिया था। अब साक्षात की तैयारी चल रही थी। रोहन के साथ कोचिंग के कई और लड़के लड़कियां भी थे जिनका रोहन के साथ साक्षात्कार था। मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू करवाया, जहां रोज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों पर भी डिस्कस करते थे और इस तरह सबकी तैयारी अच्छी भी हो गई थी। सुबह सुबह जब इंटरव्यू के लिए रोहन तैयार होकर मेरे रूम पर आया तो उसने रोज की तरह मेरा चरण छुआ तो मन गदगद हो उठा। मन से ढेरों आशीर्वाद निकल उठे। उस दिन रोहन के साथ मैं खुद भी गया और जब तक उसका इंटरव्यू नहीं हो गया मैं बाहर ही बैठा रहा। शाम 4 बजे रोहन का इंटरव्यू जब खत्म हुआ तो वो बाहर आया। आते ही वो मुस्कुराकर बोला कि बहुत ही अच्छा रहा इंटरव्यू। उसके चेहरे की रौनक देखकर मुझे दीप्ति याद आ गई। मुझे अच्छे से याद है जब दीप्ति यूपीएससी का इंटरव्यू देकर बाहर निकली थी तो ऐसे ही खुश होकर मुझसे यही कहा था, क्या सोच रहे हैं आप? मुझे सोच में डूबा देखकर रोहन बोल पड़ा, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने हड़बड़ा कर जवाब दिया। जिस दिन रोहन का रिजल्ट आना था उस दिन सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, केवल सुबह की चाय रोहन के साथ पिया था बस, और बरामदे में चहलकदमी करता रहा। जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा दीप्ति के रिजल्ट आने के दिन भी हो रहा था। शाम को जब रिजल्ट आया तो रोहन को बीडीओ का पद मिला। देखकर मन खुशी से झूम उठा। मैंने खुशी से रोहन को गले लगा लिया, वैसे ही जैसे रिजल्ट आने के बाद दीप्ति को गले से लगा लिया था। रोहन की ज्वाइनिंग के पहले रोहन ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और दीप्ति स्टडी पॉइंट के सभी स्टूडेंट के साथ साथ मुझे भी इनवाइट किया। शाम को रोहन की कई बार कॉल आ चुकी थी। वो बार बार फ़ोन करके पता कर रहा था कि मैं कहाँ पहुँचा। शाम को करीब 7 बजे मैं रोहन के बताए पते पर पहुँचा। काफ़ी आलीशान मकान था, परंतु रोहन के हाव भाव से कभी नहीं लगा कि वो अमीर बाप की औलाद है। मगर वहाँ पार्टी जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। अंधेरा ही छाया रहा, ना कोई लाइट ना कोई सजावट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। मैंने कोचिंग के 1-2 स्टूडेंट को भी फ़ोन लगाया मगर सभी का फ़ोन ऑफ था। मैंने फिर रोहन को फ़ोन लगाया मगर उसका भी फ़ोन ऑफ जा रहा था। अब मैं क्या करता? कुछ देर असमंजस की स्थिति में मैं वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ सोचकर मैंने उस मकान के गेट को अंदर की तरफ जोर से धकेला तो गेट अंदर की तरफ खुल गया और अचानक से उस परिसर की सैकड़ों रंगीन लाइटें जगमगा उठी और तभी एक साथ कई सारी आवाज़ें गूंज उठी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अवाक अपलक देखता रहा और फिर मुस्कुरा उठा। मेरा उस दिन जन्मदिन था। दीप्ति के जाने के बाद फिर कभी मेरा जन्मदिन मुझे याद ही नहीं आया था।
ये मेरी कोचिंग के सभी स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरा अप्रतिम बर्थडे मनाया था। मैंने सबको थैंक यू बोला और रोहन को खोजने लगा। इतने में मुझे किसी जानी पहचानी आवाज़ ने पुकारा, यशपाल। और फिर सामने देखा तो दीप्ति खड़ी थी। उसके पीछे रोहन आंखों में आंसू लिए मुझे निरीह भाव से निहार रहा था। वही दीप्ति जो आज के 24 साल पहले मुझे रोता छोड़ गई थी। वही दीप्ति जो मेरी जिंदगी थी। वही दीप्ति जिसने मुझे अपने सिवा कुछ और सोचने का मौका नहीं दिया। वही दीप्ति जिसकी चाहत की खुशबू का पीछा करते हुए मैं जिंदगी के 50वें पड़ाव पर आ चुका था। पिछली बातें सोचकर आंखें भर आई, गला रूंध गया। दीप्ति जो कभी बेहद खूबसूरत थी, आज वो 50 साल के उस पड़ाव पर खड़ी थी जहां उसने अपने हसीन 24 साल ऐसे ही गंवा दिए थे। दीप्ति भी भावुक होकर फफक कर रो पड़ी। रोहन भी जोर जोर से रोने लगा। मैं ये सब देखकर बर्फ सा जम गया था और फिर आगे बढ़कर मैंने दीप्ति को अपनी बाहों में भर लिया। आखिर मैं कब तक खुद को मजबूत रखने का ढोंग करता और फिर टूट कर फफक कर रो पड़ा। काफ़ी देर तक फिजा में खामोशी छाई रही। फिर रोहन ने ही खामोशी तोड़ी। पापा, हम अंदर चले। रोहन ने मेरी कांपती हुई उंगली पकड़कर बोला, हर पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी संतान उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखे, उसकी उंगली पकड़कर उठाना सीखे, उसकी उंगली पकड़कर संभलना सीखे। मैं इस सुख से 23 साल वंचित रहा और आज जब रोहन ने मेरी उंगली पकड़ी तो वो 23 सालों के गिले शिकवे क्षण भर में छू हो गए। बाहर लॉन में पार्टी चल रही थी और मैं, दीप्ति और रोहन अतीत की गहराइयों में डूबे थे। दीप्ति ने बताया कि जब रोहन पेट में था तो डॉक्टर ने बताया कि दीप्ति को बोन कैंसर है जो बढ़ता ही जा रहा था और वो मैक्सिमम 2 साल से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकेगी। जिसके डर से दीप्ति ने मुझे अलग करना ही उचित समझा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी नरक बन जाए, इसीलिए खुद को मुझसे अलग करने का फ़ैसला ले लिया और तलाक ले लिया। मगर जब उसके पेरेंट्स ने दीप्ति को समझाया कि उसके पेट में उसका बच्चा है, उसे उसके लिए आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, तो वो खुद को मजबूत करने के लिए योगा और तरह तरह की एक्टिविटी में खुद को व्यस्त रखने लगी। इसी बीच दीप्ति ने अपना इलाज विदेश में करवाने का निर्णय लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। 5 साल बाद जब दीप्ति वापस भारत आई तो वो फिर से नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। रोहन उस समय छोटा था। दीप्ति ने रोहन को साथ लेकर अपने पेरेंट्स के यहाँ से अपना ऑफिस पुनः ज्वाइन किया और इत्तेफाक कि 5 साल बाद उसका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। लखनऊ आने के बाद कई सालों तक दीप्ति ने अपनी ऑफिस का काम किया। एक रोज़ जब वो अखबार पढ़ रही थी तो मेरी कोचिंग दीप्ति स्टडी पॉइंट का ऐड देखा और नीचे मेरा नाम पढ़ा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। मेरे ऑफिस आई थी, मेरे बारे में राधिका काकी और रिया से पूछताछ की और एक दिन रोहन को मेरे बारे में बताया और उसे मेरी कोचिंग में पढ़ने भेजा। जब रोहन मेरे रूम पर गया तो उसने तभी मेरे रूम की दीवारों पर दीप्ति और मेरी तस्वीरों को देखा था, जिससे वो जान गया था कि मैंने अभी भी दूसरी शादी नहीं की थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।